हेलो स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले की क्लास में अंतरपीढ़ी संघर्ष के बारे में चर्चा की थी और अंतरपीढ़ी संघर्ष को समझने से पहले संघर्ष के बारे में बात की थी। संघर्ष क्या है? संघर्ष एक मौलिक और एक सार्वभौमिक सामाजिक प्रक्रिया है जो हर समय, हर काल में, हर समाज में, हर स्थान पर पाई जाती है। संघर्ष के कारण व्यक्तिगत और समूहगत भी हो सकते हैं। संघर्ष के लिए शारीरिक अंतर, भावात्मक अंतर, सांस्कृतिक अंतर और व्यवहार संबंधी अंतर उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा साधन की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान होता है। संघर्ष में लक्ष्य केंद्रित होता है। उसे प्राप्ति के लिए जो भी तरीके अपनाने पड़े वो अपनाए जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि साधन की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसी के साथ हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। संघर्ष कभी भी दो से कम व्यक्तियों के मध्य नहीं हो सकता, दो से कम समूहों के बीच में नहीं हो सकता, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संघर्ष किया होता है। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है, जानबूझ के की जाने वाली प्रक्रिया है। और संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है, यानी कि संघर्ष सामान्य समूहों के प्रति, सामान्य व्यक्तियों के प्रति नहीं होता, बल्कि व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के प्रति ही किया जाता है। इसके बाद संघर्ष एक अनिरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अनिरंतर यानी कि रुक रुक के होती है। क्यों? क्योंकि संघर्ष के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, साधनों की आवश्यकता होती है, और वो किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी समाज के पास, किसी भी समूह के पास असीमित मात्रा में नहीं होते। जैसे ही संघर्ष खत्म होता है, साधन फिर से जुटाने लग जाते हैं, शक्ति वापस जुटाने लगते हैं। कुछ समय शांति काल में निकलता है, उसके बाद संघर्ष फिर से शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर समाज में पाई जाती है, हर काल में पाई जाती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक समय में पाई जाने वाली संघर्ष की स्थिति दूसरे समय में पाई जाने वाली संघर्ष की स्थिति से कम तेज या अधिक तेज हो, तुलनात्मक रूप से कम या अधिक मात्रा में हो। किसी एक स्थान पर संघर्ष चल रहा हो, किसी एक समाज में संघर्ष चल रहा हो, और दूसरे समाज में ऐसी स्थिति ना हो, संघर्ष की स्थिति ना हो। तो आज की क्लास में अब हम पढ़ेंगे अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या है। अंतरपीढ़ी संघर्ष नई या युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी या वृद्ध पीढ़ी के बीच में पाया जाने वाला भेद है। यानी जो अंतरपीढ़ी संघर्ष के लिए उत्तरदायी है वह है पुरानी और नई पीढ़ी के मूल्यों में अंतर, विश्वासों में अंतर, अभिवृत्ति यानी रुचियों में अंतर और व्यवहार के प्रतिमानों में काफी अंतर पाया जाता है। कारण क्या है? दोनों पीढ़ियों में समय का अंतर है। अब समय का अंतर है तो इसीलिए दोनों पीढ़ियों के दृष्टिकोण में अंतर आ जाता है, सोच में अंतर आ जाता है। पुरानी पीढ़ी के लोगों का समाजीकरण अलग तरीके से होता है। उनके व्यक्तित्व का विकास जिस पर्यावरण में हुआ था वो पर्यावरण आज नहीं है, वो काफी कुछ बदल चुका है। फिर सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत अधिक है। आज की जो सामाजिक संरचना है उसमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब आज के समाज में जो प्रदत्त परिस्थिति है उसकी बजाय अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ रहा है। तो इसलिए आज का जो नवयुवक है या नवयुवा है, युवा पीढ़ी है, वो अपने प्रयासों से आगे बढ़ना चाहती है, वो स्वतंत्रता चाहती है, वो कुछ निर्णय लेना चाहती है, और वो पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक उदार और मानवतावादी दृष्टिकोण से सोचना चाहती है। तो ये जो दृष्टिकोण का अंतर है, यह भी अंतरपीढ़ी संघर्ष का एक कारण है।
मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आप नई पीढ़ी हो और आपके परिवार में जो पुरानी पीढ़ी है उनके मध्य संघर्ष है। बात केवल आपकी और आपकी पुरानी पीढ़ी की नहीं हो रही, बात हो रही है हर नई और पुरानी पीढ़ी की। आज जो पुरानी पीढ़ी है वो कुछ वर्ष पहले नई पीढ़ी थी, और उनकी जो पुरानी पीढ़ी थी उनसे उनके मध्य में भी इसी प्रकार का संघर्ष पाया जाता था। तो मैंने जैसा कि पहले बताया, अंतर पीढ़ी संघर्ष हमेशा से पाया जाता है, वर्षों से पाया जाता है, और कभी भी यह समाप्त नहीं होने वाला। आज आपकी पीढ़ी जो सोच रही है, आपकी पीढ़ी का जो दृष्टिकोण है, आने वाले वर्षों में वही आपकी जब पुरानी पीढ़ी बन जाएंगे और आपकी नई पीढ़ी आपके सामने आ जाएगी, तो वही अंतर फिर से उत्पन्न हो जाएगा। तो एक ये सार्वभौमिक सत्य है, सार्वकालिक सत्य है। तो दृष्टिकोण का अंतर तो सदैव आता है, क्योंकि जैसे ही पीढ़ी बढ़ती है उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी शिक्षा, उसकी सोच, बहुत सारी चीजें बदलने लगती हैं। फिर औद्योगिकरण बढ़ता है, नगरीकरण, ऐसी कई प्रक्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से भी स्वतंत्र और सामाजिक दृष्टि से भी उदार बनाता है। जैसे कि साथ पढ़ना, सह शिक्षा, को एजुकेशन है, या स्त्री और पुरुषों का साथ साथ काम करने का तरीका है। तो पुरानी पीढ़ी के लिए यह कुछ नया है। इसी प्रकार विवाह की बात करें तो पुरानी पीढ़ी का विवाह उनके माता पिता या उनके नातेदारों द्वारा तय होता था, और नई पीढ़ी के लोग अब जाति पाति के विचार नहीं करते हैं और मनचाही साथी से विवाह करना चाहते हैं। तो इस तरह की जो विचार या दृष्टिकोणों में अंतर आता है, तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो पुरानी पीढ़ी के लोग जब पुरानी मान्यता के अनुसार अपनी संतानों को व्यवहार करते हुए देखना चाहते हैं, और नई पीढ़ी के लोग अपने मूल्य, अपनी सोच, अपनी रुचि, अपने विश्वासों से कार्य करना चाहते हैं, तब संघर्ष आता है। इसी के साथ एक चीज और बनती है कि नवीन पीढ़ी स्वयं उठना चाहती है और अपना पृथक अस्तित्व बनाना चाहती है, अपना पृथक व्यक्तित्व बनाना चाहती है, जबकि पुरानी पीढ़ी ये चाहती है कि उन्होंने जो अपने परिवार का अस्तित्व बनाया है, अपना नाम बनाया है, उसकी भी उतनी ही गरिमा रहे, उसका उतना ही सम्मान रहे, और आने वाली पीढ़ी या नई पीढ़ी जो है उस अस्तित्व को मानते हुए उसके आगे प्रगति करे। तो यहां भी संघर्ष शुरू हो जाता है नवीन पीढ़ी और उसके मध्य, क्योंकि पुराने मूल्यों के प्रति नवीन पीढ़ी की आस्था समाप्त होती जाती है, और क्योंकि नवीन मूल्यों की स्थापना नहीं होती और पुराने मूल्यों के प्रति आस्था समाप्त हो जाती है, तो दो विरोधी मूल्यों का संघर्ष शुरू हो जाता है, जो पुरानी और नई पीढ़ी में संघर्ष करा देता है। तो ऐसा ही शिक्षा जगत में भी देखने को मिलता है कि छात्र नई पीढ़ी का और शिक्षक पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिक्षक अपनी दायित्वों का वहन करता है, निष्ठा के साथ पढ़ा के छात्रों के विकास में रुचि लेता है, और छात्र सोचते हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं उनके अलावा भी हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के कई तरीके हैं। तो ऐसी स्थिति में भी दो पीढ़ी के मध्य में मूल्यों में संघर्ष होता है और असंतोष और तनाव बढ़ता है। इसी के साथ में देखा जाए कि कुछ वर्गों के मध्य भी अंतरपीढ़ी संघर्ष पाया जाता है, और औद्योगिकरण या नगरीकरण के बाद में वैचारिक मतभेद देखने को मिलते हैं, विचारों में भिन्नता पाई जाती है, जिसकी वजह से ये सारी स्थितियां सामने आती हैं। तो अब क्या करें? अंतरपीढ़ी संघर्ष को दूर करने के क्या उपाय हैं? तो कुछ समाजशास्त्रियों ने, विद्वानों ने इस पर अध्ययन किया और कुछ उपाय निकाले कि नई पीढ़ी का समाजीकरण ऐसे किया जाए कि वो समानता और राष्ट्रीय विकास के मूल्यों के प्रति आस्था रखे, पारिवारिक मूल्यों के प्रति आस्था रखे, उनको वह सब करते हुए सिखाया जाए
न केवल बताकर। जब परिवार में कोई नया प्राणी, नया बच्चा, नई पीढ़ी करते हुए देखती है तो वो उसको अपनाने में उसको कठिनाई नहीं होती। इसी के साथ जो नए आदर्श मूल्य हैं उनकी जो अभिव्यक्ति है उनको समाहित करना चाहिए, क्योंकि भारत में पुरानी पीढ़ी के आदर्श मूल्यों के प्रति आस्था पाई जाती है और नई पीढ़ी के अलग आदर्श मूल्य होते हैं। तो उनमें सबको समाहित करें, अभिव्यक्तियों को समाहित करें, पूरा सम्मान दें, नई पीढ़ी के आदर्शों को, नई पीढ़ी के मूल्यों को समझें, उनकी अभिव्यक्तियों को समझें और उनको उसमें शामिल करें ताकि वो पुराने आदर्श और मूल्यों के साथ में समाहित होकर आगे बढ़ सकें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, भारत में संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा है और वहाँ पे एक साथ 2 से अधिक पीढ़ी के लोग रहते हैं। तो जब वयोवृद्ध लोग परिवार में रहते हैं तो जिस तरीके से संस्कारों का, आदर्शों का, पारिवारिक मूल्यों का बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही स्मूथली हस्तांतरण होता है, बहुत ही तरीके से, न जाने कब पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को वो सारे मूल्य, वो सारे विचार, वो सारी परंपराओं के, आदर्शों के, विश्वासों के जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य उनकी भावना है, वो किस तरीके से ट्रांसफर हो जाती है बच्चों को वो पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं होता, वो अचानक से अपने आप से स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो एक संयुक्त परिवार भी अंतरपीढ़ी संघर्ष को दूर करने का बहुत ही अच्छा साधन है। और चौथा, उदारता और सहनशीलता। पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के प्रति उदारता रखनी चाहिए, सहनशीलता रखनी चाहिए, उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए, चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना चाहिए और नई पीढ़ी को चाहिए कि वो पुरानी पीढ़ी के मार्गदर्शन को सहनशीलता के साथ और उदारता के साथ स्वीकार करें। तो इस प्रकार के उपायों को अपनाने से हम अंतरपीढ़ी संघर्ष को रोक सकते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में मूल्यों, भावनाओं, विचारों और अभिव्यक्तियों की दृष्टि से अंतर पाए जाते हैं। तो इसका मूल कारण समाजीकरण की प्रक्रिया में अंतर है। दोनों पीढ़ियां अपने अपने समय की उपज हैं, इसलिए दोनों पीढ़ियों में अंतर पाया जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों पीढ़ियों में विभिन्न प्रकार के मतभेद स्वाभाविक तो हैं, लेकिन उनको टालने के लिए या उनको दूर करने के लिए उपरोक्त उपाय किए जाने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसे अच्छी तरह से समझ लें। अगर कोई चीज़ आपको समस्या होती है तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।